तो जब हम एक सिंगल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के सिलेक्शन की बात करते हैं आउट ऑफ फ्यू एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, तो उसके दो केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस? केस ए, when any risk free asset is not available in the market, so only risky assets are available in the market। ठीक है, कि पहला केस में क्या है कि कोई भी रिस्क फ्री एसेट नहीं है। रिस्क फ्री एसेट क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो केस ए में हमने लिया है कि केवल मार्केट के अंदर रिस्की एसेट है, कोई भी रिस्क फ्री एसेट नहीं है। तब कैसे सिंगल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का डिसाइड हम करेंगे? केस ए में वो देखेंगे। ठीक है, केस बी में क्या होगा? हम रिस्क फ्री एसेट को भी ले आएंगे मार्केट में। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अवेलेबल हैं, उस केस में कैसे हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो डिसाइड करेंगे। तो पहले केस ए देख लेते हैं, उसके बाद हम केस बी देखेंगे। तो चलिए गाइस, अब केस ए जो है वो हम देख लेते हैं डायग्राम की फॉर्म में, कि जब कोई रिस्क फ्री एसेट नहीं है मार्केट के अंदर और केवल रिस्की एसेट्स है मार्केट में, तब किस तरह से एक इन्वेस्टर जो है अपने लिए एक सिंगल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका केस ए व्हेन नो रिस्क फ्री, आरएफ माने रिस्क फ्री एसेट इन द मार्केट। तो डायग्राम देखिए क्या दिखा रहा है। अगेन एक्स एक्सिस पे हमने रिस्क को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने पोर्टफोलियो रिटर्न को लिया है। जो डार्क लाइन है आपकी AGEH, जो बोल्ड लाइन मैंने बनाई है, ये वही एफिशिएंट फ्रंटियर है जो पिछले डायग्राम में हमने देखी थी। ठीक है, ये EF EGEH आपका एफिशिएंट फ्रंटियर हो गया, EF जिसको मैंने कहा है। ठीक है, अब केस ए में जब कोई भी रिस्क फ्री एसेट नहीं है मार्केट के अंदर, तो एक सिंगल सिक्योरिटी, एक सिंगल पोर्टफोलियो किस तरह से एक इन्वेस्टर सेलेक्ट करेगा? आईसी कर्व की मदद से। आईसी कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रिस्क प्रोफाइल वाली वीडियोस के अंदर कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व रिस्क अवर्स इन्वेस्टर के लिए हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये तीनों इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या दिखा रहे हैं? ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न के बीच में। ठीक है, which means for taking additional unit of risk, additional compensation in terms of portfolio return has to be provided to the risk averse investor। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क अवर्स इन्वेस्टर और ज्यादा रिस्क ले, तो उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? एडिशनल रिस्क रिटर्न की फॉर्म में। ठीक है, तो आईसी कर्व आपके अपवर्ड स्लोपिंग है तीनों, IC1 IC2 IC3। एफिशिएंट फ्रंटियर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक एक आईसी कर्व को हम देखते हैं। 3 आईसी कर्व, IC1 IC2 IC3। जैसे जैसे आप ऊपर के आईसी की तरफ जाते हो, IC1 से IC2 और IC3 की तरफ जाते हो, तो आप देख सकते हो यूटिलिटी बढ़ती जाती है। पहले में यूटिलिटी 10 है, फिर यूटिलिटी 15 और यूटिलिटी 20, यानी हायर आईसी रिप्रेजेंट मोर यूटिलिटी। ये भी हम पढ़ चुके हैं आईसी की फीचर्स में। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर चाहेगा हायर से हायर आईसी अचीव करना। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल IC3 की अगर मैं बात करूं, आप चाहते हो इन तीनों में से IC3 बेस्ट है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है आपको, लेकिन IC3 जो है वो ऐसे पोर्टफोलियोज को दिखा रहा है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबल पोर्टफोलियोज कौन दिखाता है? एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर वाली जो बोल्ड लाइन है वो, या उसके नीचे जो भी एरिया है एफिशिएंट फ्रंटियर के अंदर, उसमें ही केवल पोर्टफोलियोज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके ऊपर जितने भी लाइन्स हैं वो पोर्टफोलियोज तो मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, तो IC3 आप अचीव तो करना चाहते हो, डिजायरेबल तो है, बट अनअटेनेबल है। आप अटेन नहीं कर सकते उसको। क्यों अटेन नहीं कर सकते? क्योंकि IC3 वाले जो पोर्टफोलियोज हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली IC1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, IC1 जो है ये तो एफिशिएंट फ्रंटियर वाली लाइन के नीचे है, तो ये पोर्टफोलियोज तो मार्केट में है, लेकिन क्योंकि ये एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे है, तो ये कैसे पोर्टफोलियोज को दिखा रहा है? ज्यादातर पोर्टफोलियोज के कैसे हैं? इन्फीरियर पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट पोर्टफोलियो तो कहाँ लाई करते हैं? केवल बोल्ड पार्ट जो है आपका एफिशिएंट फ्रंटियर का। ठीक है, वहां पर तो केवल अच्छे पोर्टफोलियो लाई करते हैं, और उसके नीचे जितने भी पोर्टफोलियो वो कैसे हैं? इन्फीरियर, घटिया। तो IC1 जो है ये अचीवेबल तो है, अचीव तो कर सकते हो, लेकिन कोई भी रैशनल इन्वेस्टर यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि बेटर पोर्टफोलियोज अवेलेबल है मार्केट में। किस तरफ? थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओ बोल्ड लाइन की तरफ, तो ठीक है, तो IC3 पर आपका संतुलन नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, IC1 पर भी नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा इक्विलिब्रियम? IC2 पर होगा। IC2 की क्या खासियत है? IC2 जो है इंटरसेक्ट करता है एफिशिएंट फ्रंटियर को कहां पर? पॉइंट M पर। तो पॉइंट M जो है आपका, जो टेंजेंसी पॉइंट है IC2 का और एफिशिएंट फ्रंटियर का, वो आपका इस पार्टिकुलर इन्वेस्टर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। पॉइंट M जो है इस पार्टिकुलर इन्वेस्टर का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, इस तरीके से केस A में जब कोई भी रिस्क फ्री एसेट नहीं है मार्केट के अंदर, तो आपका एक पार्टिकुलर इन्वेस्टर का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। किसकी मदद से? इंडिफरेंस कर्व की मदद से। ठीक है, कैसे डिसाइड हुआ?
इंडिफरेंस कब, आप हाईएस्ट से हाईएस्ट अचीव करना चाहते हैं, लेकिन IC3 आप अचीव कर ही नहीं सकते। हाईएस्ट जो आप अचीव कर सकते हो IC2 ही अचीव कर सकते हो, ठीक है। IC1 को आप अचीव कर सकते हो, पर IC1 पे आप नहीं रुकना चाहोगे। क्यों? क्योंकि IC2 आप जब अचीव कर सकते हो तो IC1 तक आप अपने आप को क्यों सीमित करोगे, ठीक है। तो फाइनल जो डिसाइड हुआ एक सिंगल पोर्टफोलियो, वो क्या डिसाइड हुआ, पोर्टफोलियो M डिसाइड हुआ। पोर्टफोलियो M की क्या खासियत है कि पोर्टफोलियो M में केवल रिस्की एसेट्स हैं, कोई भी रिस्क फ्री एसेट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केस का नाम यही है हमारा, केस A, व्हेन नो रिस्क फ्री एसेट इन द मार्केट। तो केवल सारी एसेट्स कितनी होंगी, रिस्की एसेट्स होंगी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो M जो है कंसिस्ट ओनली रिस्की एसेट्स, ठीक है। अब ये जो भी हमने आपको बताया डायग्राम में उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है, IC3 डिजायरेबल बट नॉट अटेनेबल, ठीक है। IC3 डिजायरेबल है पर अटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस पोर्टफोलियो डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। IC1 इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट पोर्टफोलियो नहीं है। IC1 पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो बोल्ड लाइन के नीचे हैं, तो ये सारे पोर्टफोलियो कैसे हैं, इन्फीरियर है, नॉट एफिशिएंट है, ठीक है। IC2 इज द हाईएस्ट पॉसिबल IC अचीव्ड, ठीक है। पॉइंट M जो है वो आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हो गया इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए। पॉइंट M की क्या खासियत है, ये टेंजेंसी पॉइंट है किसके बीच, एफिशिएंट फ्रंटियर और IC2 के बीच, ठीक है। पोर्टफोलियो M क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली रिस्की एसेट्स। क्यों? क्योंकि नो रिस्क फ्री एसेट इन द मार्केट, ठीक है जी।